हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 140। अब आगे। अब जैसे ही आस्था वहां जाकर खड़ी हुई, अरमान ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया था और आस्था सीधी अरमान की गोद में जा गिरी थी। तब अरमान अचानक उसके ऊपर झुक गया और नजरें मिलाते हुए बोलता है, इतना देर क्यों लगा दिया आने में। आस्था अरमान को अपने ऊपर इस तरह से झुका हुआ देखकर मैं फिर से करने लगती और अरमान उसकी मैं सुनकर इरिटेट हो गया और इस बार उसने उसे अपने मुंह से नहीं बल्कि उसके होठों को अपने होठों के कब्जे में लेकर उसे चुप कराया था और आस्था की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी। वहीं दूसरी ओर सुमित, ध्रुव और दादाजी आहान की बताई हुई जगह पर पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा कि आहान को कितने ही सारे लोग घेर कर खड़े हुए थे। उन लोगों की हैरानी बढ़ गई थी कि आखिरकार आहान को क्या हुआ। इस तरह से कितने सारे लोगों उसे घेरकर क्यों खड़े हुए हैं। और जैसे वह सब वहां गए उन्होंने देखा कि आहान वहां बैठा हुआ रो रहा था। अल्पविराम। अब आहान को देखकर इस तरह से रोते हुए देखकर ध्रुव और सुमित, दादाजी तीनों ही परेशान हो गए थे और दादाजी शॉक्ड होते हुए पूछते हैं, क्या हुआ आहान, ये क्या हुआ तेरे साथ, ये सब कुछ कैसे हुआ, हम बोलना बेटा यह क्या हुआ। तभी ध्रुव बोलता है, ये क्या हुआ तुझे। अब उन तीनों को अपने सामने देखकर आहान ने अपनी रोनी सी शक्ल बना ली थी और अगले ही पल वो मन में सोचने लगा, अगर मैंने इन लोगों को बता दिया कि एक लड़की ने मुझे इतना मारा है तो ध्रुव तो मेरा बहुत मजाक बनाएगा। नहीं। इसलिए आहान रोने से शक्ल बनाकर कहने लगता है, वह दादाजी भाई ने मुझे यहाँ बीच रास्ते में छोड़ दिया और अचानक से कहीं से 10 हटे कट्टे एकदम लड़के आए और उन्होंने मुझे जाकर सड़क के बीच बहुत मारा। दादाजी ये देखिए यहाँ भी मारा, ये देखिए यहाँ भी मारा। ऐसा बोलकर आहान कभी अपना कमर दादाजी को दिखा रहा था, कभी अपना गाल दिखा रहा था तो कभी अपने हाथ दिख रहा था। वहीं ध्रुव आहान के इस तरह बिहेवियर करने पर ध्रुव को शक पैदा हो गया था कि जरूर आहान कुछ ना कुछ झूठ कह रहा है, क्योंकि वो जब भी कुछ झूठ बोला करता था उसकी आंखें हल्की हल्की बंद हो जाती थी। तो इसीलिए ध्रुव को एहसास हो गया कि जरूर आहान झूठ कह रहा है, लेकिन उसने जानबूझकर दादाजी के सामने उसे कुछ नहीं पूछता। तब दादाजी गुस्से से दहाड़ते हुए सुमित की ओर देखकर बोले, सुमित पता लगाओ किसने मेरे बेटे की हालत की है। याद रखना मैं जल्द से जल्द इसके गुनहगारों को सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। ऐसा कहकर दादाजी सुमित को इंस्ट्रक्शन देने लगे थे। आहान दर्द भरी आवाज में बोलते हैं, दादाजी उन्हें छोड़ दीजिए, पहले आप मुझे घर लेकर चलिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा बोलकर जल्दी ही आहान ध्रुव और सुमित के कंधों पर सवार हो गया था और वो उसे लेकर चलने लगते हैं। तभी आहान वहां से कार तक लेकर जाते हुए ध्रुव वहां के कान में बोलता है, सच बता किसने की तेरी यह हालत, क्योंकि अगर 8-10 लड़के तुझे मारते तो आसानी से उनका मुकाबला कर सकता था। इतना तो मैं तुझे जानता हूँ और तू उन लड़कों से पिट गया। नहीं, मतलब बात कुछ और है। बेटा बता मुझे क्या हुआ तेरे साथ। तब आहान जल्दी से अपना थूक निगलते हुए झूठी नाराजगी से बोलता है, तुझे इस वक्त उन गुंडों के बारे में जानने की पड़ी है। मैंने कहा ना उन लोगों ने मुझे मारा, तू मुझे घर लेकर चल फटाफट, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा बोलकर अब आहान थोड़ी सी नौटंकी करने लगता है और जल्दी ही वह लोग उसे कार में डालकर सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना हो चुके थे। अल्पविराम। वहीं दूसरी ओर टाइगर सीधे अबीर राठौर तक पहुंच नहीं पा रहा था। इतना ही नहीं, उसने हर तरह से तहकीकात कर ली थी। अबीर राठौर का कोई भी इल्लीगल काम नहीं करता था। अब टाइगर उदास हो गया कि ना तो उसे किसी को मारने को मिल रहा था और नहीं उसने किसी को सताया था, तो ये बात उसे बहुत ज्यादा हट कर रही थी।
इसलिए वो अब इरिटेट हो चुका था, लेकिन सिर्फ अबीर के केस में उसे एक ही चीज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगी थी कि आखिरकार अबीर सिंह राठौर बेंगलुरु में आते ही किसे डेस्परेटली ढूंढना चाहता है, क्योंकि अबीर का हर कोई आदमी अबीर के लिए बटरफ्लाई को ही ढूंढ रहा था, यानी कि आस्था को ढूंढ रहा था, और वह जल्द से जल्द आस्था को ढूंढकर अबीर के सामने लेकर जाना चाहते थे। तो इसलिए उसके सारे आदमी पूरे शहर भर में आस्था को ढूंढ रहे थे, लेकिन आस्था की कोई फोटो उनके पास नहीं थी। और जिस जगह आस्था अबीर सिंह राठौर से टकराई थी, उस जगह कोई सीसीटीवी भी नहीं था, तो इसीलिए वह केवल अबीर के इंस्ट्रक्शन पर उसके द्वारा बनाए गए आस्था की स्केचेस पर ही उसे ढूंढ रहे थे। और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि आस्था कोई ना कोई मामूली सी लड़की है। जिस तरह से वह स्कूटी पर जा रही थी, तो कोई ना कोई मिडिल क्लास की लड़की ही होगी। तो इसलिए वो सब जाकर उसे शहर के छोटे छोटे इलाकों में उसे ढूंढ रहे थे। इसलिए टाइगर ने डिसाइड किया कि अबीर सिंह राठौर जिसे ढूंढ रहा है, उससे पहले टाइगर उस तक पहुंचेगा और उसे ढूंढ कर निकालेगा, और उसके बाद अबीर सिंह राठौर को ब्लैकमेल करेगा। कहीं ना कहीं टाइगर के दिमाग में ये खुराफात चल रही थी। साथ उसने ये भी पता लगा लिया था कि मारिया इस वक्त वीर रायचंद के घर में है। तब टाइगर डेविल की मुस्कुराते हुए बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है मारिया डार्लिंग तुम्हें वीर रायचंद की जान लेने की, लेकिन मैं तुम्हें जितने नहीं दूंगा इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं यह सोचते हुए टाइगर बड़ा ही खूंखार लग रहा था। टाइगर मारिया को बचपन से जानता था, अच्छी तरह से समझता भी था। वो उसे एक जुनून भरी मोहब्बत भी किया करता था, लेकिन मारिया जिसने जब पहली बार टाइगर से मोहब्बत की, उसी वक्त उसने उसे प्रपोज कर दिया था, लेकिन टाइगर ने उसके प्रपोजल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद मारिया ने टाइगर की ओर पीछे मुड़कर नहीं देखा था। इतना ही नहीं, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आने के बाद उसने डेविड के साथ रिश्ते बनाने शुरू कर दिए थे। टाइगर को जैसे ये पता चला कि मारिया डेविड के साथ है, तो वह आग बबूला हो उठा था। और लास्ट टाइम जब वह अरमान सिंघानिया के काम से बाहर गया था, यानी कि स्विट्जरलैंड गया था, वही वह मारिया से भी मिला था, और उसने मारिया को डेविड के कमरे से निकलते हुए देखा था। वह जेलसी से भर उठा था, और जैसे डेविड वहां से बाहर गया, वह मारिया के पीछे पहुंच चुका था, और जबरदस्ती मारिया उसने वहां पर फोर्स किस किया था, और बोलता है कि उसे जल्द से जल्द इंडिया लौटना होगा। अगर वह इंडिया वापस नहीं आई तो वह उस डेविड की जान ले लेगा। लेकिन मारिया ने भी उसे बराबर की टक्कर दी थी, और गुस्से से तमतमाते हुए बोलती है कि वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। मारिया ने उसे मौका दिया था उसके साथ रहने का, उसे प्यार करने का, लेकिन टाइगर ने उस वक्त अपने घमंड में आकर मना कर दिया था। तो इसलिए अब मारिया को भी उसकी कोई परवाह नहीं थी। तो इसलिए उसने साफ साफ बोल दिया था कि वह अब उसकी किसी तरह के कोई परवाह नहीं करेगी, और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर गुजारेंगी। वैसे भी डेविड उससे मोहब्बत करता है, तब टाइगर ने उसे परतंज किया था, मोहब्बत उसे तुमसे नहीं तुम्हारे खूबसूरत से बदन से है, ऐसा बोलकर एक बार फिर टाइगर उसके गर्दन पर झुक गया था। ऑस्ट्रेलिया में जिस बेड पर मारिया डेविड के साथ थी, उसी बेड पर टाइगर ने उसके साथ रिश्ता बनाया था, और लास्ट में उसे किस करके वहां से वापस आ गया था। मारिया टाइगर के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती थी, लेकिन उन दोनों की उस वक्त अट्रैक्शन की वजह से वह दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके थे। फिलहाल आज टाइगर मारिया को याद कर रहा था और ठंडे स्वर में बोलता है, आई एम कमिंग बेबी, क्योंकि अरमान सिंघानिया का मैसेज उसे मिल चुका था कि उसे मारिया को वीर का मर्डर करने से रोकना होगा। इसलिए टाइगर ने अब सीधे सीधे वीर रायचंद के
विला में जाने का फैसला लिया था। हालांकि अरमान ने देव को भी मैसेज किया था, लेकिन उसे देव की ताकत पर कुछ खास भरोसा नहीं था, क्योंकि देव भले ही खुद को कितना ही मजबूत दिखा ले, लेकिन वह टाइगर जितना स्ट्रांग नहीं था। इसीलिए टाइगर ने अब रायचंद विला में जाने का फैसला कर लिया था। अल्पविराम। वही दूसरी ओर अरमान, जो कि आस्था को पैशनेट किस कर रहा था, उस वक्त उसके हाथ आस्था के पूरे बदन पर चलने लगे थे। वही आस्था मायूसी से अरमान की ओर देख रही थी, ना तो वो उसे हटा पा रही थी और ना ही विरोध कर पा रही थी, क्योंकि नानी माँ ने उसे कहा था जो कुछ भी अरमान बोले चुपचाप उसकी बातें मानते रहना, जो कुछ भी करने को कहे करती रहना। तो इसलिए आस्था डरी सहमी आंखों से अरमान को देख रही थी और मन ही मन में सोच रही थी एक और बार, भगवान जी हमें बचा लीजिए इस पिशाच से, अगर ये काला साया हमारे अंदर भी आ गया तो। नहीं नहीं, भगवान जी हमें बचा लीजिए, ये बोलते हुए आस्था बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही थी। और तभी उसे अपने धागे का ख्याल आया। उसने सोचा कि यह धागे पर तो ऑलरेडी नानी माँ ने कितनी बार मंत्र पढ़े हैं, तो क्यों ना वह इस धागे को अरमान सिंघानिया के हाथों में बांध दे, फिर पिशाच उससे दूर हट जाएगा। कहीं ना कहीं सोचते हुए फटाफट से अरमान, जो कि उस वक्त उसके होठों को चूमने के बाद उसकी गर्दन को पूरी तरह से चूम रहा था, ठीक उसी वक्त आस्था ने अपने हाथ का धागा निकालकर अरमान के हाथ में जोरों से कसकर बांध दिया था, और वो कुछ ज्यादा ही उसने टाइट बांध दिया था, जिसकी वजह से अरमान का ध्यान आस्था से हटकर उस धागे पर चला गया था, और वह तुरंत आस्था के ऊपर से हटता है। अब जैसे ही अरमान आस्था के ऊपर से हटा, आस्था को तो लगा कि धागे ने काम कर दिया, इसलिए वह पिशाच अरमान सिंघानिया से दूर भाग गया, इसलिए वह उसके ऊपर से हट गया। तब आस्था जल्दी से खड़ी होकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर की ओर देखकर मन ही मन में कान्हा जी का धन्यवाद करने लगी थी। लेकिन अरमान उसकी इरिटेटिंग हरकतों को देखकर हैरान हो रहा था। साथ ही साथ वो आस्था की ओर देखकर बोलता है, ये सब क्या है? यह क्या बांधा है तुमने मेरे हाथों में, और ये तुम किस तरह का बिहेवियर कर रही हो? तब आस्था मन में बोलती, खुद का बिहेवियर तो पिशाचों के जैसा है और हमसे पूछ रहा है कि हम किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। तभी बिना देरी किए आस्था बोलती है, ये देखिए मिस्टर सिंघानिया, अभी आप जल्दी से हमारी बातें सुन लीजिए, क्योंकि अभी वाह पिशाच आपके अंदर नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको सारा सच अभी बता दे। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, क्या आपके ऊपर हमारे गांव का जो पीपल का पेड़ है उसके पिशाच की आत्मा हावी हो गई है, इसलिए आप ऐसे हो गए हैं। आप प्लीज ये धागा अपने आप से बिल्कुल भी अलग मत करना। अगर आपने ये धागा उतरा तो वापस पिशाच की आत्मा एक बार फिर आप पर हावी हो जाएगी। अब जैसे ही आस्था के मन में जो बात थी एक सांस में उसने अरमान को बता दी थी, और सारी बातें सुनकर अरमान आंखें फाड़कर उसकी ओर देखने लगा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लड़की कहना क्या चाह रही है। तभी अरमान एक झटके से उठा, अपने हाथ से वो धागा खींच कर नीचे फेंक दिया, और गुस्से भरी नजरों से आस्था की ओर देखकर बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यह क्या बातें करना शुरू कर देती हो तुम? हाँ, अच्छा खास मूड तुमने 1 मिनट में खराब कर दिया। उस वक्त अरमान का दिल चाह रहा था कि वो आस्था को दिल खोलकर प्यार करें, लेकिन आस्था की इस तरह की उटपटांग की बातें सुनने के बाद अब उसका मूड पूरी तरह से स्पॉइल हो चुका था, और एक आस्था को बार रूम में धक्का देखकर वह सीधा अपनी स्टडी रूम में चलाया गया था। वहीं दूसरी ओर देव एक दूधवाला बनकर जल्दी ही रायचंद विला में पहुंच चुका था, लेकिन उसे किसी सिक्योरिटी गार्ड्स में अंदर आने की इजाजत नहीं दी थी। अब देव पूरी तरह से हैरान हो चुका था कि वो करे तो करे क्या।
वैसे भी रात होने वाली थी। उसे जल्द से जल्द मारिया को अरमान का मैसेज देना ही था। अगर ज्यादा रात हो गई तो वह फिर रायचंद विला में एंट्री भी नहीं कर पाएगा। अब देव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर देव की नज़र सिक्योरिटी गार्ड्स पर गई थी, जिनकी शिफ्ट अब चेंज होने वाली थी। देव अब इस बात का फायदा उठाकर रायचंद विला के अंदर जाना चाहता था, लेकिन कोई और भी था जो रायचंद विला में जाना चाहता था। वह कोई और नहीं बल्कि टाइगर था, जिसे अरमान ने लास्ट मोमेंट पर मैसेज किया कि वह जाकर मारिया को रोके। और जल्दी ही दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स की टाइमिंग चेंज होते हुए देखकर उस बात का मौके का फायदा उठाकर रायचंद विला में चले गए थे। टाइगर और देव दोनों ने ही पीछे वाला रास्ता चुना था उसके अंदर जाने के लिए, और जैसे ही वह वहां गए, अचानक दोनों ही एक दूसरे से बड़ी बुरी तरह से टकरा गए थे। वही टाइगर तो इस वक्त देव की जान ले लेना चाहता था, लेकिन जब उसने देव का चेहरा देखा, क्योंकि हल्की हल्की लाइट में दिखाई दे रहा था, तब जाकर उसने उसे छोड़ा था। तब देव, जो कि टाइगर को वहां देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, अल्पविराम फिर जल्दी से गहरी गहरी लंबी सांस लेते हुए कहने लगा था, टाइगर भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं तो उस शेरनी मारिया को यह मैसेज देने के लिए आया हूँ कि बॉस उसे बुला रहे हैं। तब टाइगर बोलता है, मैं भी यहाँ इसी के लिए आया हूँ। अब तुम यहाँ आए ही गए हो, चलो मेरे साथ। ऐसा बोलकर वह दोनों एक साथ अब अंदर जाने लगे थे। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।